हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डा में हम लेक्चर नंबर 9 में ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसको बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करेंगे और फिर इसके बाद एकेटीयू में किस तरह से क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे गए हैं उनका एक बार ओवरव्यू लेंगे। तो देखिए एकेटीयू में इस तरह से दो क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं और लेकिन स्टिल आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम विद एग्जांपल सॉल्व करने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। राइट एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ कलरिंग ये पूछा गया है और डिफाइन द टर्म ग्राफ कलरिंग और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ओवरऑल रिपीटेडली पूछा जाता है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, बैक ट्रैकिंग का यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ग्राफ कलरिंग बेसिकली क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है और कुछ नंबर ऑफ कलर्स गिवन है। उन कलर्स का यूज करके इस ग्राफ के जितने भी नोड्स हैं इन नोड्स को हमें कलर करना है और इस तरह से करना है कि कोई भी एडजेसेंट नोड्स जो हैं वो सेम कलर के ना हो, है ना। इस तरह से करना है कि जो एडजेसेंट नोड्स हों उनको डिस्टिंक्ट कलर्स मिले। कुछ गिवन कलर्स हैं, मान लो m नंबर ऑफ कलर्स मेरे पास हैं, उन्हें यूज करके मुझे इस ग्राफ को कलर करना है। एडजेसेंट नोड्स का सेम कलर नहीं होना चाहिए। अब देखिए जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज सम कलर्स मैंने m नंबर ऑफ कलर्स मेरे पास हैं, है ना। अब सपोज अगर हम इस पे इस तरह से मानते हैं कि मेरे पास जो कलर्स हैं, अवेलेबल कलर्स जो हैं वो है RGB। मान लो 3 कलर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू, है ना। तो हम ये निकालेंगे कि किस तरह से हम कलर करेंगे। थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक से अगर हम करेंगे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। देखो अगर मान लो मैं फर्स्ट नोड का कलर करूं R, है ना, तो इसका कलर R नहीं हो सकता, इसका भी कलर R नहीं हो सकता, है ना। क्या हो सकता है, इसका कलर ग्रीन हो सकता है। अगर इसका कलर मैंने ग्रीन चूज किया, अब एक एक करके समझेंगे, इसका भी ग्रीन हो सकता है, इसका भी ग्रीन हो सकता है, क्योंकि ये दो तो एडजेसेंट नहीं है, इनके बीच में कोई एज नहीं है ना। एडजेसेंट नोड्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में एज होता है। इसको भी ग्रीन चूज कर सकते हैं, इसको भी ग्रीन ले सकते हैं। अब अगर ये ग्रीन है तो ये ग्रीन नहीं हो सकता, है ना। क्या ये R हो सकता है, भाई ये ग्रीन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये भी ग्रीन है और ये भी ग्रीन है, ये तो ग्रीन नहीं हो सकता। इसके दो नेबर्स हैं और ये भी है, इसको अभी हमने कोई कलर नहीं दिया। क्या ये R हो सकता है, अभी तक ये R हो सकता है क्योंकि इसके जो दो नेबर जिन्हें कलर किया है हमने उनमें से कोई भी R नहीं है, तो ये रेड हो सकता है ना। इसको मैंने रेड कलर प्रोवाइड कर दिया। अब कौन सा बचा, ये E बचा। E को देखो, E क्या हो सकता है, E R नहीं हो सकता, E G नहीं हो सकता, ना R हो सकता ना G हो सकता, क्योंकि इसके दो नेबर जो हैं वो एक R है और एक G है। इसको हम ब्लू कलर दे सकते हैं। तो इसका मतलब सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं यहां पर, अगर मैं इसके सॉल्यूशन लिखूं तो सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन मुझे क्या मिला कि जो नोड नंबर A B C D E ये नोड नंबर है मेरे पास, तो पहला सॉल्यूशन मुझे क्या मिला, A इज R, ठीक है, B इज G, C इज G, D इज R एंड E इज B। देखो कोई भी एडजेसेंट नोड जो है वो सेम कलर के नहीं है। देखो चेक कर लेते हैं, किसी का भी सेम कलर नहीं है। जहां जहां एडजेसेंट है वहां वहां कलर डिफरेंट है। एक मेथड तो ये हो गया, पहला तरीका हो गया मेरा, है ना। आप इसे नोट कर लें। उसके बाद अगर मैं ये पॉसिबिलिटी छोड़ के, अगर मैं इसे छोड़ दूं, दूसरा एक इसी ग्राफ को दोबारा से बना लेते हैं, चलो, है ना। इसी ग्राफ को फिर से बना लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। ठीक है, ये है ग्राफ। अब देखो फिर से करेंगे, चलो। अब हमने इसको मान लीजिए मैंने इसको R ही दिया, है ना, और इसको R नहीं दे सकते, इसको भी R नहीं दे सकते। मैंने इसको ग्रीन दे दिया और इसको ब्लू दे दिया। इसको मैंने ग्रीन दे दिया, इसको ब्लू दे दिया, डिस्टिंक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो है इसको हम ब्लू नहीं दे सकते, ग्रीन नहीं दे सकते, ग्रीन और ब्लू नहीं दे सकते, इसको R दे सकते हैं, इसको मैंने R दे दिया। ये इसका नेबर है, ये R नहीं दे सकते, इसको B भी नहीं दे सकते, तो ये क्या G हो सकता है, G दे सकते हैं, इसको मैंने G दे दिया। तो देखो एक और सॉल्यूशन मुझे मिल गया। दूसरा क्या है, देखो R G B और D इज R G। ठीक है, कोई भी दो नोड जो है एडजेसेंट वो सेम कलर के नहीं है। ऐसे ही करके अगर मैं डिफरेंट कलर्स को असाइन करूं, मैं R की जगह यहाँ पर G ले लूं तो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये ब्रूट फोर्स मेथड है ना।
ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐसे मेरे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आई कैन जनरेट। अब इस चीज को ध्यान रखने के लिए जरा ये देखें कि कितने नंबर हम यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं, यहाँ मेरे कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं, पहले तो ये सोच लेते हैं। तो अगर मैं ब्रूट फोर्स मेथड का यूज करूं, जैसे अब तक हम हर बार क्या करते आए हैं कि अगर बैक ट्रैकिंग से हम सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या रिजल्ट आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर मैं यूज करूं तो सबसे पहले एक पॉसिबिलिटी, सिंपलेस्ट पॉसिबिलिटी है, दो तरीके से हम इसको चेक कर लेते हैं। हर एक बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम को हम ऐसे चेक कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले चेक करते हैं मेरे पास कितने नोड हैं भाई, 1 2 3 4 5, 5 नोड है मेरे पास, 1 2 3 4 5। इन पांचों नोड्स को मेरे पास 3 कलर हैं, इसको फिल करने के लिए भी मेरे पास 3 कलर हैं, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है, इसके लिए भी 3 है। हर किसी को फिल करने के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, ठीक बात है। और मेरे पास कितने नोड है, 1 2 3 4 5। तो मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या आ गया ये 3 रेज़ टू द पावर 5। 3 क्या है, नंबर ऑफ कलर्स, है ना। और 5 क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। तो यहां से तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ रही है 3 रेज़ टू 5, 3 रेज़ टू द पावर 5। और क्या हो सकता है, दूसरी तरीके से स्टेट स्पेस ट्री बना लेते हैं, उससे देखेंगे क्या होगा। मान लो मैं किसी एक पर्टिकुलर नोड पर हूं तो इसको हम RGB किसी में से कोई सा भी एक नोड कलर दे सकते हैं। तो दिस इज R, दिस इज G, दिस इज B, है ना। नोड X1 की मैं बात कर रही हूँ, X1 इज इक्वल टू G, X1 इज इक्वल टू B। इसको भी RGB, इसको भी RGB, RGB ऐसे कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं फर्दर इसी चीज को देखूं तो RGB, RGB, यही 3 ऑप्शन मेरे पास हैं, जिस ऑप्शन को मैंने यहां पर डायरेक्टली आपको शो किया था। तो अगर हम स्टेट स्पेस ट्री देखेंगे तो भी इसी तरह से हमारा जो ट्री है वो ग्रो करेगा, ठीक बात है। ये X1 के लिए है, ये X2 के लिए है, फिर यहां पर X3 के लिए हो गया, दिस इज X3 इज इक्वल टू RGB एंड सो ऑन। फिर फर्दर हम X4 के लिए ये काम करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उन सब के लिए यही काम हम रिपीट करेंगे। दिख रहा है मुझे यहाँ पर पहले लेवल पर 3 नोड मिले, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 स्क्वायर मिले। तो टोटल 5 नोड हैं, तो 5 लेवल नीचे बनेंगे। तो कितने नोड कितने होंगे लास्ट में, 3 रेज़ टू द पावर 5 ही होंगे, है ना। जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस खुलेंगे मेरे पास वो 3 रेज़ टू द पावर 5 ही तो खुलेंगे। क्यों, क्योंकि 5 नोड्स हैं मेरे पास, एक नोड पर मुझे 3 मिल रहे हैं, 2 पर मुझे 9 मिल रहे हैं। ये क्या है 3 रेज़ टू द पावर 1, ये क्या है 3 स्क्वायर, इसके आगे मिलेगा 3 क्यूब, फिर 3 रेज़ टू द पावर 4, फिर 3 रेज़ टू द पावर 5। इस तरह से मुझे लेवल्स मिलेंगे। तो टोटल ऑप्शन जो बनेंगे वो 3 रेज़ टू द पावर 5 बनेंगे, है ना। इसमें भी कलर क्या है 3 और नोड्स क्या है 5। तो जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी वो कितनी बनेगी, C इंटू C रेज़ टू द पावर n, बिग O ऑफ C रेज़ टू द पावर n। बहुत सीधी बात है भाई, क्यों ऐसा क्यों भाई, ये क्या है इज इक्वल टू बिग O ऑफ C रेज़ टू द पावर n। फिर अगेन एक्सपोनेंशियल टाइम, है ना। क्या है, जितने नंबर ऑफ कलर्स हैं उसकी पावर जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। इसमें जो C है वो क्या है, नंबर ऑफ कलर्स, C जो है वो नंबर ऑफ कलर्स, और n जो है वो है नंबर ऑफ नोड्स। अगेन एक्सपोनेंशियल टाइम प्रॉब्लम है ना। बिल्कुल सेम जैसे हैमिल्टोनियन साइकिल था, लेकिन वहां की और भी ज्यादा थी क्योंकि n रेज़ टू द पावर n थी। नंबर ऑफ कलर कंपैरेटिवली आपके पास कम हो गए, नेचुरली आप मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स में ग्राफ को कलर करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये भी है, ऐसा नहीं है कि आप मान लो भाई हमने कहा कि 3 नोड है तो 3 कलर ले लेते हैं, 5 नोड है तो 5 कलर ले लेते हैं। हाँ नहीं, हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करके ग्राफ को कलर करना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या है, देखो इस प्रॉब्लम को हम बैक ट्रैकिंग से कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये देखेंगे। चलिए देखें, तो हम सबसे पहले एक ग्राफ ले लेते हैं और उस ग्राफ पर बैक ट्रैकिंग से ग्राफ कलरिंग को लगा के देखते हैं। सपोज मैं कोई ग्राफ लेती हूँ सिंपल A B C और D, ये मैंने ग्राफ यहां पर बना दिया, ठीक बेटा। अब देखो
इस ग्राफ को चेक करते जाएंगे और एक स्टेट स्पेस ट्री हम जनरेट करेंगे। कैसे करें? सबसे पहले हम एक नोड से मैंने स्टार्ट किया और फिर यहाँ पर 3 ऑप्शन मेरे खुले, है ना। पहले एक एक करके लिखते हैं। जितना अगर स्पेस ट्री बड़ा बनेगा तो मैं पोर्शन ऑफ द स्पेस ट्री हम जनरेट कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले x1 इज इक्वल टू r, ये ऑप्शन मेरे पास है ना। 4 नोड है मेरे पास। x1 इज इक्वल टू r या xa लिख देती हूँ। xa इज इक्वल टू r। अगर मैंने a को रेड कलर दिया तो अगला जो नोड होगा b, अगर मैं b की बात करूं, a से हम कहां कहां जा सकते हैं? a की वैल्यू अगर r है तो a से हम अगली बार कहां जाएंगे? a को रेड कर दिया मैंने, तो अब मैं b की बात कर रही हूँ। xb कैन बी r, xb कैन बी g और xb कैन बी b। ठीक बात है। r g b तीनों ऑप्शन खुलेंगे उसमें। आर वाला जो ऑप्शन है, क्योंकि ये रेड है तो इसको हम रेड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये जो है ये तो किल हो जाएगा। इस प्रोसेस पे तो हम नहीं जा पाएंगे, है ना। तो इसको एक नोड बना देते हैं, नोड की तरह से किल करेंगे। दिस इज हाउ, है ना। ये तो यहाँ पर खत्म हो गया। अगर मैं जी दूं, अगर मैंने ए को आर दिया और बी को जी दे दिया, चलो ठीक है, ये पॉसिबल है। तो मैंने बी को जी प्रोसीड किया और फिर हमने एक्स सी इज इक्वल टू आर, चलो सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू आर, एक्स सी इज इक्वल टू जी और एक्स सी इज इक्वल टू बी। आर जी बी ये हो सकते हैं। एक्स सी को क्या हम आर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर एक्स सी को हम आर देते हैं, चलो इसे हमने आर दे दिया, तो अब हम एक्स डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे हमने आर दे दिया। एक्स डी को हम क्या दे सकते हैं? आर नहीं दे सकते, जी भी दे सकते हैं और बी भी दे सकते हैं, है ना। देखो एक्स जी, इसको मैंने आर दे दिया तो इसको हम आर नहीं दे सकते, जी और बी दोनों दे सकते हैं। तो एक्स डी कैन बी जी एंड एक्स डी कैन बी बी ऑल्सो, है ना। जी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर मैं एक्स डी को जी देती हूं, एक्स डी को मैंने जी दे दिया, तो देखो आर जी और बी की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस पाथ पे देखो हमारा सिर्फ 2 कलर से काम हो रहा है। दिस इज आर जी आर जी, आर जी आर जी, सिर्फ 2 कलर से हमें यहां पर सॉल्यूशन मिल गया। दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हम अपने ग्राफ को कलर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक बात है ना। चलो अब देखो, अगला देखते हैं। यहां सॉल्यूशन मिला। अब थर्ड के लिए देखो, यहां पर ब्लू दे सकते हैं क्या? क्या हम इसको ब्लू दे सकते हैं? हम इसको ब्लू भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लू के केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो अगेन दिस इज सॉल्यूशन। देखो, तो इसको अगर हम ब्लू देते हैं तो अगेन दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन मिल गए हमें। अब देखो अगले पे चलो। यहां सेचुरेट हो गया, फिर यहां गया, यहां हमने ऑप्शन ढूंढ रखे थे। क्या हम एक्स सी को जी दे सकते हैं? ये कौन सी डायरेक्शन है? जब हमने आर दिया, एक्स बी को जी दिया, ये आर है, ये जी है ना। ये हम हटा लेते हैं। अब देखते हैं, क्या एक्स सी को बी जी दे सकते हैं? क्या इसको जी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो एक्स सी का जो जी वाला नोड है उसको हमने टर्मिनेट कर दिया। क्या एक्स सी को हम बी दे सकते हैं? इसको हम बी दे सकते हैं, तो हमने बी के साथ इसे प्रोसीड कर लिया। एक्स सी को हम बी दे सकते हैं। अगर हम बी पर हैं तो हम डी की बात कर रहे हैं हम, है ना। एक्स डी अगर बी है, एक्स सी अगर बी है, तो डी आर नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, जी हो सकता है। तो एक्स डी को हम जी दे सकते हैं। तो एक्स डी इज इक्वल टू जी, है ना। लिख लेते हैं, चलो आर जी बी में से कौन सा सेचुरेट होगा? आर जी बी। तो एक्स डी इज इक्वल टू आर, एक्स डी इज इक्वल टू जी और एक्स डी इज इक्वल टू बी। तो आर नहीं दे सकते, है ना। डी को आर नहीं दे सकते, बी नहीं दे सकते, बी नहीं दे सकते, जी दे सकते हैं, जी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज जी, एक्स डी इज इक्वल टू जी एंड दिस इज आर
अनदर सॉल्यूशन। देखो RGBG, अगेन दिस इज अ सॉल्यूशन। इस तरह से एक एक करके हम ग्राफ को कलर करते जा रहे हैं और हर एक नोड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हो गया। अब जब ये पूरे के पूरे नोड सैचुरेट हो गए तो हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, XB इज इक्वल टू बी पर आ गए, है ना। इसे थोड़ा सा और इधर को बना लेते हैं। तो XB इज इक्वल टू बी। जब हम XB को B दे रहे हैं तो हमने फिर बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके क्या किया, यहाँ पर XB इज इक्वल टू बी दे दिया, इसको मैंने ब्लू दिया। अगर हम इसे ब्लू दे रहे हैं तो C की बात करते हैं, सही है, दे सकते हैं। फिर यहाँ पर XC इज इक्वल टू R G B, ये तीन ऑप्शन खुले, है ना। C को R दे सकते हैं, G दे सकते हैं, B दे सकते हैं। R दे सकते हैं क्या, बिल्कुल दे सकते हैं, R दे सकते हैं, ठीक है। R दिया हमने XC को। फिर D के लिए बात करते हैं, XD इज इक्वल टू R G B, है ना। XD को अगर मैंने C को R दिया, D को R दे सकते हैं, नहीं दे सकते, D को R नहीं दे सकते, किल करो। क्या D को G दे सकते हैं, D को G दे सकते हैं, दे सकते हैं। तो अगेन D को G अगर हमने दिया तो यहां पर भी हमें एक सॉल्यूशन मिला। अगेन दिस इज अ सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कहीं भी कोई रेप्लिकेशन नहीं आ रहा, ठीक बात है बेटा। अब अगर यहाँ पर हमें ये सॉल्यूशन मिला तो हम फिर क्या करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे और बैक ट्रैक करके फिर कौन से कहाँ आएंगे, चॉइस पॉइंट तक आएंगे, यहीं पर। डी को क्या बी दे सकते हैं, डी को बी दे सकते हैं क्या, एक मिनट, डी को बी दे सकते हैं। अभी तक हमने बी को बी दिया है, डी को बी दिया जा सकता है, डी को बी भी दे सकते हैं। तो ये भी एक करेक्ट सॉल्यूशन है। तो देखो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ मिला, डी को अगर हम बी देंगे तो यहाँ पर भी हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये भी सॉल्यूशन है ना, ये भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ही था, ठीक है, करेक्ट। अब देखो आगे, फिर बैक ट्रैक करो, बैक ट्रैक करके सी को आर की जगह जी दो, सी को आर की जगह हमने क्या दिया, जी दे दिया। हो सकता है, हो सकता है। तो अब इसको सी को हमने जी दे दिया, हम आगे प्रोसीड कर गए। अब देखो जी देने के बाद सी के लिए आर जी बी तीन ऑप्शन है ना। इसको यहां से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो जी देने के बाद इसके लिए है आर, आर फिर जी, आर जी और बी, ये तीन ऑप्शन बचे। क्या हम सी को आर दे सकते हैं? अगर हमने सी को आर दिया तो ठीक है, सक्सेसफुली चलेगा। आर दिया तो चलेगा आगे। अब डी को देखो, सी को, एक मिनट गलत हो गया, एक्स ए को दिया, बी को दे दिया, आर बी हो गया। सी को हमने जी दिया, सी को हमने ऑलरेडी जी दिया हुआ है, सी को हमने पहले से जी दिया हुआ है ना। तो ये हम डी को दे रहे हैं। दिस इज एक्स ए, एक्स बी, दिस इज एक्स सी एंड दिस इज एक्स डी, ठीक है। ये जी है, एक्स डी इज इक्वल टू आर, नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी रेड, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रेड है, एडजेसेंट। क्या इसको जी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि इसका एडजेसेंट ऑलरेडी जी है, ठीक है। क्या इसको बी दे सकते हैं? हाँ जी, इसको बी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस डायरेक्शन में हमें फिर से सॉल्यूशन मिल गया। अगेन दिस इज अनदर सॉल्यूशन, मिल गया, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमने देखो इसका आर और जी हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब इसी पर्टिकुलर नोड से हम बी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू बी, आर जी, ये एक्स सी इज इक्वल टू जी के लिए हम काम कर लेते हैं, है ना। अभी हमने एक्स सी के लिए ही बी के लिए काम कर रहे हैं। क्या हम एक्स सी को बी दे सकते हैं? देखो, क्या हम इसको बी दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पर अटैक आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको बी नहीं दे पाएंगे, किल हो गया, ठीक बात है। तो अब देखो हमने सारे पॉसिबल ऑप्शन यहाँ निकाल लिए, यहां से हमने तीनों एक्सप्लोर कर लिए, यहाँ के भी तीनों, यहाँ के भी तीनों, इसके भी तीनों और इसके भी तीनों। इसी तरह अगर हम यहाँ पर बैक ट्रैक करके जाएंगे तो दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर फिर खुलेंगे। कैसे? एक्स ए को हम जी देंगे और एक्स ए को हम बी भी दे सकते हैं। इस तरह इसी ट्री को हम आगे, जो हमारा स्टेट स्पेस ट्री है, उसको हम आगे एक एक करके जनरेट करते जाएंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे फाइंड आउट हो सकते हैं। यू कैन कंप्लीट इट, है ना। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो पूरा ट्री है, अब आप इसे पूरा एक्सप्लोर
कर सकते हैं। एग्जाम में आप इतना भी बना के आएंगे तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी आप इसे नोटबुक पे बनाएंगे तो ये पूरा हौच पौच हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपने क्या किया, एक डायरेक्शन में एक को फिक्स करके रेड पर आपने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के दिखा दिया कि कितनी तरीके से इस ग्राफ को हम कलर कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो सॉल्यूशंस हैं इन सारे सॉल्यूशंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कितने सॉल्यूशन मिले हमें, चलो देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं चेक करती हूँ पहले, फिर मैं आपको लिखवाती हूँ, ठीक है बेटा। तो अब देखो इन सॉल्यूशंस को हम लिख देते हैं जो हमें अभी तक मिले, उसमें बहुत और भी बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, जितने हमने आइडेंटिफाई करे उतने हम आंसर्स में लिखते हैं। तो क्या मिला हमें, देखो ए बी सी डी ये हमारे वर्टिसेस हैं, और पहला सॉल्यूशन जो हमें मिला वो क्या है, 6 सॉल्यूशन हमने अभी तक फाइंड आउट किए हैं, है ना। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है, आर, देखो इस पाथ पर देखो आर जी, दिस इज आर जी, पहला सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, आर जी आर बी, दिस इज अनदर सॉल्यूशन। थर्ड इज, इस वाले को देखो आर जी बी जी, दिस इज आर जी बी जी। फोर्थ कौन सा है, दिस इज फोर्थ, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज आर बी आर जी। देन फिफ्थ, इसे देखते हैं, दिस इज आर बी आर जी, हो गया 1 2 3 4 5। इस वाले को देखते हैं, दिस इज आर बी दिस इज आर बी एंड द सिक्स्थ वन इज, this is the 1 2 3 4 5 6, this is the sixth one, R B G B, this is R B G B। ये सारे सॉल्यूशंस हमें यहां पर अभी तक मिले, और इस ट्री को अगर हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, दिस इज R B G B, है ना। तो अगर हम इसे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो और हमें ऐसे कलर कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, ठीक बात है। तो इस तरह एग्जाम में अगर आ जाए तो ये गिवन ग्राफ है, आप इसको इसका स्टेट स्पेस ट्री एग्जांपल लेके 3-4 कलर्स आप बता के इसको सफिशिएंटली बता सकते हैं। मैनी मोर, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, एक्सपैंड दीज पाथ्स फुली, है ना, टू गेट मोर पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक बात है। इस पाथ को हम और एक्सपैंड कर लेंगे, हमें और सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ कलरिंग। अब देखो, जैसे हमने हैमिल्टोनियन साइकिल का सूडो कोड पढ़ा था, एग्जैक्टली देखो ये वाला जो कोड है इतना, फर्स्ट हाफ एम कलरिंग के नाम से ये है, के आर द नंबर ऑफ नोड्स, या केथ नोड को कलर करेगा। यहाँ पर ये केथ नोड को, ये केथ कलर को जनरेट करने के लिए ये वाला काम हो रहा है ना। नेक्स्ट वैल्यू के फंक्शन यहां से कॉल होगा, ये क्या करेगा, केथ नोड का कलर ये जनरेट करेगा। अगर लास्ट नोड तक हम पहुंच गए तो रिटर्न कर देगा, है ना। लास्ट नोड का मतलब कि अब वहां पर अगर काम खत्म हो गया तो वी विल रिटर्न। अगर हम लास्ट नंबर पर हैं तो हम सॉल्यूशन लिख देंगे, नहीं तो हम अगले वाले जो नोड होगा उसका कलर जनरेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल चीज है, ये मेन फंक्शन की तरह एक कोड है जो कि ये चेक करता है कि अगले जो नेक्स्ट जो वर्टेक्स है उसे हम कौन सा कलर जनरेट करेंगे। तो देखिए यहां पर देखिए बिल्कुल वैसे ही है, ये क्या करेगा एल्गोरिथम, नेक्स्ट वैल्यू के ये क्या करता है कि अगले नोड का कलर जनरेट करता है, जनरेट द नेक्स्ट कलर, अगला कलर जनरेट करता है कि अगले नोड को हम कौन सा कलर दे सकते हैं, ठीक बात है। नेक्स्ट नोड का क्या कलर हो सकता है वो ये वैल्यू जनरेट करके हमें दे देगा, ठीक। तो चलो देखो, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, के की जो वैल्यू है के इज इक्वल टू एक्स के प्लस 1 मॉड एम प्लस 1, यहां पर एम जो है बेटा वो है नंबर ऑफ कलर्स, नंबर ऑफ कलर्स हैं हमारे पास m, ठीक है। ये क्या करता है, नेक्स्ट हाईएस्ट नोड के कलर को निकालता है। नेक्स्ट हाईएस्ट नोड कलर क्या करेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू जो है वो 0 है, जैसे हम 0 इनिशियली, जैसे हम हमेशा हमने हैमिल्टोनियन साइकिल में भी यही काम किया था। x जो है वो रिजल्ट है ना, रिजल्ट का सेट है,
और इस रिजल्ट के अंदर हमें कलर्स मिलेंगे कि कौन से नोड को हम किस कलर से कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्या करेगा, पहले मॉड m+1 का मतलब क्या है कि जितने कलर हैं उसके हिसाब से ये नेक्स्ट कलर को जनरेट करता है। जब सारे कलर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। आप हैमिल्टोनियन साइकिल में देखिए, मैंने वहां जाके इसको बहुत अच्छे से ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है, ये सेम कोड है ना। क्या करेंगे, पहले पहला कलर मिलेगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट कलर मिलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। मान लो 3 कलर हैं तो 3 कलर मिल जाएंगे। जैसे ही एक्स की वैल्यू 3 होगी तो 3 + 1 4, 4 mod 4 0 बन जाएगा। 0 होते ही ये कहाँ आएगा, यहाँ पर, और क्या करेगा, रिटर्न। मतलब सारे कलर हमारे खत्म हो गए। नो मोर कलर्स, नो मोर कलर्स आर रिमेनिंग, कोई कलर हमारे पास अब रिमेनिंग नहीं है। ठीक बात है। मान लो 3 कलर है तो ये 3 के लिए 1 2 3 तीनों कलर्स को एक एक करके जनरेट कर देगा। अब क्या करें, जब हम नंबर ऑफ नोड्स, n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स है, n इज द नंबर ऑफ नोड्स। अब हमें सारे नोड्स के लिए क्या करना है, जब एक बार कलर जनरेट हो गया तो हमें ये देखना है कि अगर हम kth पर्टिकुलर एक kth नोड की बात कर रहे हैं, है ना, kth नोड पर अगर हम हैं, ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ग्राफ में अगर kth नोड को हम देख रहे हैं इस टाइम और j पर ऑलरेडी कोई नोड प्रेजेंट है ना, j क्या है, 1 to n, मतलब जिस नोड की हम बात कर रहे हैं, जिस नोड को हम कलर कर रहे हैं, उससे पहले वाले जितने भी नोड्स हैं ग्राफ में जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, kth नोड की बात कर रहे हैं, और j की हर वैल्यू के लिए ये हर नोड से चेक करेगा जितने भी एडजेसेंट नोड्स हैं। मतलब इफ g ऑफ k, j इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ नॉट इक्वल टू है भाई, ये ध्यान रखना, ये गलती से यहाँ पर प्लस लिखा गया है, दिस इज नॉट इक्वल, लिख देती हूं यहां पर, दिस इज नॉट इक्वल। देखिए, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहां पर ऑलरेडी कोई वैल्यू प्रेजेंट है। प्रेजेंट मतलब एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट वैल्यू है। तो अगर मैं kth नोड के लिए कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, कलर तो मैंने चूज कर लिया, कलर मुझे मिल गया। अब मैंने क्या देखा कि kth नोड पर उस कलर को देने के लिए हम ये देख लें कि अब तक के जितने भी नोड हमने विजिट किए हैं, जिन सबको अभी तक हमने कलर दिए हैं, क्या उनमें से कोई एक ऐसा है जो एडजेसेंट है। इसका मतलब क्या है, एडजेसेंट है, और एडजेसेंट होने के साथ साथ सेम कलर है, एडजेसेंट वर्टेक्स है और सेम कलर है। मतलब xj का जो कलर है वही xk का भी कलर है। xk और xj क्या होंगे, कलर होल्ड कर रहे होंगे ना, कौन सा कलर आपने फिल किया, सॉल्यूशन में कलर लिखते हैं। तो अगर दोनों एडजेसेंट नोड सेम कलर के हैं, देखो एडजेसेंट विद सेम कलर, एडजेसेंट नोड्स विद सेम कलर अगर आपको मिले तो आप क्या करिए, ब्रेक कर दीजिए। मतलब जो कलर जनरेट हुआ वो कलर ठीक नहीं है, आप नेक्स्ट कलर के लिए ये काम करेंगे, है ना। अब हम ना अगला कलर जनरेट करेंगे। तो अब क्या हुआ, अगर मान लो ये ऐसा नहीं हुआ तो ये जो लूप है ये टर्मिनेट होगा, और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो n जो j की वैल्यू है वो n+1 हो जाएगी। ये जो लूप है ये दो तरीके से टर्मिनेट होगा, या तो ब्रेक करके बाहर आएगा या पूरा चल के बाहर आएगा। अगर ये ब्रेक करके बाहर आया मतलब आपको कोई एडजेसेंट नोड ऐसा मिला जिसका सेम कलर है ना, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक बात है। और अगर ये पूरा चल के बाहर आया तो ये तब ये कंडीशन ट्रू होगी, क्या कि j इज इक्वल टू n+1, मतलब ये पूरा अगर चल के बाहर आया देन रिटर्न मतलब कहाँ रिटर्न करेगा, ये जहां इसको कॉल किया गया था, यहाँ ये वैल्यू को रिटर्न करेगा, है ना। और xk की वैल्यू अगर 0 है तो रिटर्न कर देगा, मतलब कोई कलर इसको नहीं मिला। नहीं तो अगर k की वैल्यू n के बराबर हो गई, मतलब लास्ट नोड तक हम पहुंच गए, तो सॉल्यूशन सेट पे लिख देगा, नहीं तो अगले के लिए कलर जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक एक करके ही क्या करेगा, हर नोड के लिए कलर जनरेट करता जाएगा। तो फिर से अब क्या समझेंगे, देखिए k क्या है, kth नोड की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हम नेक्स्ट कलर को जनरेट करेंगे। अब xk का मतलब क्या हुआ कि xk का मतलब है कि kth नोड का कलर जनरेट कर रहे हैं हम, है ना। m क्या है, नंबर ऑफ कलर्स, तो यह क्या करेगा, नेक्स्ट कलर को जनरेट करेगा। अगर नेक्स्ट कलर हमारे पास नहीं बचा, सारे कलर खत्म हो गए, तो ये यहां से रिटर्न कर देगा। अगर यहां से ये xk की वैल्यू 0 नहीं मिलती तो अब तक जितने भी नोड विजिट हुए हैं सारे नोड्स के लिए ये चेक करेगा कि जो kth नोड का कलर हमें मिला, कहीं कोई उसका एडजेसेंट जो नोड है उसका सेम कलर तो नहीं है। तो ये कौन सा है, ये कंडीशन किस चीज की है, लिख देती हूं मैं, एक मिनट। दिस इज द कंडीशन फॉर एडजेसेंट नोड, अगर एडजेसेंट नोड है तो, है ना, g ऑफ k ऑफ j इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ग्राफ में जो उसकी एंट्री है वो 0 नहीं है,
और साथ साथ एक्स के इज इक्वल टू एक्स जे, मतलब सेम कलर, एडजेसेंट नोड भी है और कलर भी सेम है। तो भैया ये ट्रू हो गया तो इसको कर दो ब्रेक, मतलब कि ये अब हम आगे दूसरे नोड्स को चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर एक भी एडजेसेंट नोड सेम कलर का मिला तो फिर उससे कोई फायदा नहीं है, अगला कलर हम जनरेट करेंगे। ठीक बात है। और कब तक करेंगे? जब तक हम सारे के सारे नोड्स को चेक नहीं कर लेते। अगर सारे नोड्स आ गए हमारे तो फिर हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, इसका मतलब हमने सक्सेसफुली कलर को जनरेट कर दिया। ठीक है। और ये काम कब तक होगा? जब तक सारे नोड्स को हम कलर नहीं कर लेंगे। तो बस इस काम को हम रिपीट करते रहेंगे, ऑन रिपीट, इट इज ऑन रिपीट अंटिल फॉल्स। जब तक, और क्यों? क्योंकि लास्ट नोड पे जब हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर कोई कलर जनरेट नहीं होगा तो उस केस में ये क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। ठीक बात है। रिटर्न करके यहाँ से भी ये जो एल्गोरिथम है ये हमारा यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर ये आपका ग्राफ कलरिंग का सूडो कोड है। सूडो कोड अगर ऐसा लग रहा है कि डिफिकल्ट है याद करना, तो आप हैमिल्टोनियन साइकिल और ग्राफ कलरिंग में यहाँ से रिलेट करके देखेंगे तो ये जो पहली ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है ना। जो नेक्स्ट वैल्यू के जनरेट करते हैं उसमें आधे से ज्यादा लॉजिक सेम है। तो आप अगर इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो ये दोनों सूडो कोड एक जैसे से हैं। ठीक है। तो एक आप याद करेंगे, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, काफी जल्दी याद हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, पूछा नहीं भी जा सकता। ज्यादा चांसेस हैं कि एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाए, कोई ग्राफ दे दिया जाए, उसका सॉल्यूशन बनाने को कह दिया जाए, है ना। ये है कि सूडो कोड अगर आपको याद होगा, आप लिख के आएंगे तो आपको आंख बंद करके पूरे नंबर मिल जाते हैं। ये बस इतना फर्क पड़ता है सूडो कोड का। ठीक है। तो अगर आप मार्क्स के लिए 100% मार्क्स के लिए रीच करना चाहते हैं तो 100% आप सूडो कोड को पढ़ के जाएंगे। ठीक बात है। चलिए, तो अब एप्लीकेशंस क्या है ग्राफ कलरिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेटीओ में बहुत ज्यादा पूछी गई है। देखिए एप्लीकेशन क्या है। देखो, हमें मान लो कि किसी कंट्री का मैप है हमारे पास और उस मैप में हमें बहुत सारे स्टेट्स नजर आते हैं, है ना। हम किसी सिटी का मैप है मेरे पास, मुझे सिटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस देखनी है, तो मुझे उस मैप को कलर करना है जिससे कि दो जो एरियाज हैं, ये दो रीजन्स हैं, वो आपस में ओवरलैपिंग ना नजर आए, उनके बीच में क्लियर डिस्टिंक्शन दिखे। तो उस, और हमें क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करने हैं, है ना। भाई हम, ये हो सकता है जितने रीजन हो उतने कलर यूज कर लें, लेकिन हमें क्या करना है? हमें मान लो प्रिंटिंग करानी है या कुछ करानी है, तो अगर हम प्रिंटिंग कराएंगे तो कॉस्ट ज्यादा आएगी अगर नंबर ऑफ कलर ज्यादा यूज करेंगे, है ना। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ कलर में उस ग्राफ को हम कलर कर लें और कोई भी दो एडजेसेंट जो रीजन्स हैं वो सेम कलर के ना हो, तो वहां पर ये ग्राफ कलरिंग जो है बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, देखिए इस तरह मैंने मान लो कोई भी एक ग्राफ बनाया, सॉरी कोई भी मैंने मैप बनाया, कुछ भी मैं मैप जनरेट कर रही हूँ, ये लो मैंने कोई मैप जनरेट कर दिया। ठीक है। इस मैप में देखो 1 2 3 4 ये 4 रीजन मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक। तो अगर मुझे इस पे ग्राफ कलरिंग अप्लाई करनी है, किस तरह से मैं इन रीजन्स को अलग अलग कवर करूं, तो देखो मैंने क्या किया, हर एक रीजन में एक एक पॉइंट ले लिया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। अब इन रीजन से इनको कनेक्ट करके मैं एक ग्राफ बना दूं, है ना। और ग्राफ वो कैसे बनेगा? इस तरह, जो एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, जो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, उन पर उन्हें आपस में कनेक्ट कर दूं। ए और बी देखो एडजेसेंट रीजन्स हैं, तो इन्हें मैंने कनेक्ट कर दिया ग्राफ के थ्रू, एक एज के थ्रू। ये दोनों एडजेसेंट हैं, इन्हें मैंने एक एज से कनेक्ट कर दिया। ये जो सी है ये डी के एडजेसेंट, सॉरी ये जो सी है ये डी का नेबर है और सी जो है वो बी का भी नेबर है, तो सी को बी से भी कनेक्ट कर दिया, है ना। सी ए का, बी का, डी का, तीनों का नेबर है। ए जो है वो सी का और बी का नेबर है, डी जो है वो बी का और सी का नेबर है। इस तरह से देखो ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ को अगर हम यहां अलग से लिखें तो ये क्या है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, है ना। तो ये इस तरह ए बी सी डी यहां बना और ए जो और बी और सी के बीच में कनेक्शन है। दिस इज द ग्राफ। देखिए यहां से ये ग्राफ मुझे जनरेट होके मिल गया। अब इस ग्राफ पर मैं अप्लाई ग्राफ कलरिंग, इस ग्राफ को हम ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम, ये मेरी ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम बन गई, इसको हम मिनिमम नंबर में कलर करने की कोशिश करेंगे, है ना, यूजिंग बैक ट्रैकिंग। बहुत सारी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं, कितने मिनिमम नंबर में हम इसको कलर कर सकते हैं, कैसे कलर करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपको फिलहाल आपके सिलेबस के हिसाब से ये ध्यान रखना है कि कोई ग्राफ गिवन है और आप उसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल के बताइए कि इस ग्राफ को कितने तरीके से आप कलर कर सकते हैं, सो दैट नो टू एडजेसेंट वर्टिसेस कैरी द सेम कलर। ओके, तो पहली तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन तो ये है।
दूसरी क्या हो सकती है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। क्या आपने देखा होगा कि जो हम एफएम रेडियो की बात करते हैं वहां पर जितने भी चैनल्स हैं वो सब जो जितने भी वो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज पे नहीं होते हैं, है ना। हम क्या करते हैं कि जो एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज के, देखो इन वायरलेस कम्युनिकेशंस फॉर असाइनिंग फ्रीक्वेंसीज टू डिफरेंट डिवाइसेस, हम क्या करें, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस हैं, हम उन सबको फ्रीक्वेंसीज असाइन करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से कि नो टू एडजेसेंट डिवाइसेस यूज द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर दो एडजेसेंट डिवाइसेस को हम सेम फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर दें, प्रोवाइड कर दें, तो उनका डेटा होगा वो कोलाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, कोलिजन जो होगा वो शुरू हो जाएगा। ये जब आप नेटवर्क पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, वहां पर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो आपने देखा होगा कि दो एफएम रेडियो पर भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट चैनल्स को डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं, और अगर बहुत क्लोज फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं, है ना। तो वहां पर क्या हुआ कि नो टू एडजेसेंट चैनल्स कैरी द सेम फ्रीक्वेंसी, तो एग्जैक्टली ये वही प्रॉब्लम होगी। उस प्रॉब्लम को आप ग्राफ की टर्म में रिप्रेजेंट करें और कलरिंग उसके ऊपर अप्लाई कर दें, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ग्राफ कलरिंग के ऊपर एप्लीकेशंस कई बार पूछी गई हैं, अच्छे से इन्हीं एप्लीकेशंस को आप डिटेल में लिख के आ सकते हैं। यहां मैंने सिर्फ टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि हम इफ यू नीड टू कलर अ मैप ऑफ एनी नेशन सो दैट ऑल रीजन्स आर विजिबली distinct, this is distinct, see, visibly distinct, distinct का मतलब क्या, अलग अलग दिख रहे हैं, सारे रीजन्स जो हैं वो मुझे अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसको सही से आप लोग कॉपी कर लें। विजिबली डिस्टिंक्ट, ओके। वी कैन रिपीट कलर, ये हमारे पास है कि हम कलर को रिपीट कर सकते हैं, एंड यूजिंग मिनिमम कलर्स वी वांट टू कलर द मैप। वन वे इज दैट वी कन्वर्ट द मैप इनटू अ ग्राफ एंड देन अप्लाई ग्राफ कलरिंग, है ना। दूसरा क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तीसरा और क्या हो सकता है बताओ, अगर हम कहीं पर टाइम टेबल बना रहे हैं, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं, पढ़ाई का शेड्यूल बना रहे हैं, और अपने पढ़ाई के शेड्यूल में आपने लिख लेते हैं सेटिंग टाइम शेड्यूल्स। क्या मतलब है इसका, टाइम शेड्यूल को सेट करने में कहाँ यूज होगा ये, भाई आप टाइम टेबल बना रहे हैं अपना कि आप इतनी देर डा पढ़ेंगे, इतनी देर डीबीएमएस पढ़ेंगे, इतने घंटे से इतने घंटे तक आप वेब टेक पढ़ेंगे, इस तरह आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अपना अपना, इतनी देर तक आप कोड करेंगे, इतनी देर आप प्रैक्टिकल की तैयारी करेंगे, है ना, इतनी देर आप डिफरेंट जो पढ़ चुके उसका रिविजन करेंगे। तो आपने क्या किया, हर एक चीज को अपने टाइम टेबल में एक एक करके पूरे वीक का आपने टाइम टेबल बना लिया, और फिर उसके बाद उस टाइम टेबल में आपने डिफरेंट डिफरेंट अपने जो वो है आपका क्रेयॉन है, आपने क्रेयॉन से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, हर चीज के लिए एक डिफरेंट कलर चूज किया और उसे कर दिया, मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स में आपने उनको डिस्टिंक्ट कर लिया। तो आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ मेरा टाइम खत्म हुआ और यहाँ पे मेरा अगला टाइम शुरू होता है। तो बेटा इस तरह मल्टीपल आप लोगों ने देखा होगा आपके कॉलेज में टाइम टेबल देते हैं, तो टाइम टेबल में हर सब्जेक्ट को एक डिफरेंट कलर दे दिया जाता है और फिर उससे उसको कलर कर दिया जाता है ना। ये मिनिमम नंबर ऑफ कलर से भी आप डिस्टिंक्ट कर सकते हैं किन्हीं भी दो चीजों को जो साथ साथ होती हैं। तो ये हुई आपकी ग्राफ कलरिंग की एप्लीकेशंस, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुकी हैं। ग्राफ कलरिंग प्रॉब्लम क्या होती है, हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम क्या होती है, जितनी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं इनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको पक्के ढंग से याद होने चाहिए, विद एग्जांपल आप इनको करके आएंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये नहीं कि 2 लाइन लिख के छोड़ा है, आपको क्या करना है, पहले प्रॉब्लम बतानी है, फिर उसके 1-2 एग्जाम्पल बताने हैं, फिर एक बैक ट्रैकिंग यूज करके एक स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करना है छोटे से ग्राफ के लेके, ताकि ये समझ में आ जाए कि आपको आती है ये चीज, है ना। और साथ में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रूट फोर्स अटैक से थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, ये आपको कवर करके जाने हैं। ये देखो, डिफाइन द टर्म ग्राफ कलरिंग, क्या मतलब है टर्म का, और राइट एप्लीकेशंस ऑफ ग्राफ कलरिंग, ये आया हुआ है। अगर ग्राफ कलरिंग की प्रॉब्लम भी आ गई तो आप उसको प्रॉब्लम को लिखो, उसका सूडो कोड आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सूडो कोड भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आगे एक्सप्लेन ग्राफ कलरिंग तो वहां पर आप हाउ इट इज सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग, तो यू कैन राइट द सूडो कोड ऑल्सो, ठीक है बेटा। थैंक यू। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लें। और नेक्स्ट अब आपका यूनिट 4 में एक टॉपिक बचा है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड। अगले लेक्चर में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।